हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है जेंडर बेस्ड वायलेंस। ये जेंडर स्टडीज के सिलेबस का ही एक टॉपिक है और आज हम इसको कवर करेंगे। तो देखते हैं कि सबसे पहले, जैसा कि हमारा पैटर्न है कि हम सिलेबस में कौन से एरिया को कवर करते हैं, तो इसके 8वें नंबर पे हेडिंग है जेंडर बेस्ड वायलेंस। तो इसमें जो है हम आज ये कंप्लीट चैप्टर जो है वो कवर करेंगे। इसमें सबसे पहले है डिफाइनिंग जेंडर बेस्ड वायलेंस, थ्योरीज ऑफ violence against women, structural and direct forms of violence। उसके बाद है strategies to eliminate violence against women। तो ये सारा कुछ हम आज इसी एक ही लेक्चर में डील करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि जेंडर बेस्ड वायलेंस क्या है। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को जेंडर बेस्ड वायलेंस का नाम दिया जाता है और सेक्सुअल और जेंडर बेस्ड वायलेंस भी इसी को कहते हैं। ये जो है बेसिकली वायलेंट एक्ट होते हैं जो प्राइमरीली या एक्सक्लूसिवली कमिट किए जाते हैं वुमेन या गर्ल के खिलाफ। सच वायलेंस इज ऑफन कंसीडर्ड अ फॉर्म ऑफ हेट क्राइम, यानी कि ये जो वायलेंस है मतलब हेट क्राइम कंसीडर किए जाते हैं, वुमेन के खिलाफ किए जाते हैं और गर्ल्स के खिलाफ किए जाते हैं। स्पेशली इसलिए क्योंकि वो एक फीमेल है, सिर्फ इसलिए जो है ना उनके खिलाफ वायलेंस किया जाता है। अगर उनकी जगह पे कोई मेल हो तो उनके खिलाफ वायलेंस नहीं किए जाते। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो एसिड अटैक या ऑनर किलिंग है, इनमें जो मोस्टली जो विक्टिम्स हैं, बल्कि जो विक्टिम बनते हैं वो सिर्फ वुमेन ही विक्टिम इसका बनती हैं। और इसकी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं जो क्राइम वुमेन के खिलाफ किए जाते हैं जेंडर बेस्ड में। इस तरह के जो वायलेंस है वो ऑफन जो है वो अक्सर देखे जाते हैं एज अ मैकेनिज्म फॉर द सब्जुगेशन ऑफ वुमेन। वुमेन को सब्जुगेट करने का एक मैकेनिज्म है, whether in society in general or in an interpersonal relationship. Such violence may arise from a sense of entitlement, superiority, misogyny or similar attitudes in the perpetrator, or because of his violent nature, especially against women. तो ये जो था इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। अब जैसा कि हमारे सिलेबस की पहली हेडिंग है डिफाइनिंग जेंडर बेस्ड वायलेंस, तो हम इसको डिफाइन करते हैं कि द डिक्लेरेशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन अडॉप्टेड बाय यूएन जनरल असेंबली इन 1993। एक डिक्लेरेशन थी एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जो कि यूएन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट की थी 1993 में। उसने जेंडर बेस्ड वायलेंस को डिफाइन किया कि एनी एक्ट ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस that results in or is likely to result in physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or private life। तो ये जेंडर बेस्ड को यूएन जनरल असेंबली ने 1993 में डिफाइन किया। ये उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन दी गई। उसके बाद जो यूएन का जो डिक्लेरेशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है वो कहता है कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ हिस्टोरिकली अनइक्वल पावर रिलेशंस बिटवीन मेन एंड वुमेन। वो कहता है कि ये जो वुमेन के खिलाफ ये जो हिस्टोरिकली एक मैनिफेस्टेशन है, ये बेसिकली अनइक्वल पावर रिलेशनशिप है बिटवीन मेन एंड वुमेन। और जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है वो इज वन ऑफ the crucial social mechanism by which women are forced into a subordinate position। यानी कि ये जो वायलेशन है जिसके जरिए वुमेन को सबऑर्डिनेट रखा जा रहा है। उसके बाद एक और स्टेटमेंट कोफी एनन, सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, उसने 2006 की रिपोर्ट में कहा था कि जब उसने यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड फॉर वुमेन, उसकी वेबसाइट पर है कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स इज अ प्रॉब्लम ऑफ पेंडेमिक प्रोपोर्शंस। यानी कि जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है या लड़कियों के खिलाफ एक पेंडेमिक प्रोपोर्शन है। एटलीस्ट 1 out of every 3 women around the world has been beaten, coerced into sex or otherwise abused in her lifetime, with the abuser usually someone known to her। यानी कि हर 3 में से एक लड़की जो है वो वायलेंस का शिकार हो चुकी है और वो भी उससे जिसको वो ऑलरेडी जानती है। अब इसको ये जो वायलेंस है इसको WHO ने टाइपोलॉजी में इसके साइकिल में डिवाइड किया है।
उसने एक टाइपोलॉजी डेवलप की है WHO ने। उसने जो है इसको फेजेस में डिवाइड कर दिया है। तो पहला फेज है प्री बर्थ, यानी कि सेक्स। प्री बर्थ में क्या होता है, सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन होते हैं, इफेक्ट ऑफ बार्टरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑन बर्थ आउटकम्स। उसके बाद दूसरा फेज है इन्फेंसी, फीमेल इन्फेंटिसाइड, फिजिकल, सेक्सुअल एंड साइकोलॉजिकल एब्यूज। उसके बाद है गर्लहुड, इसमें चाइल्ड मैरिज की जाती है, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन होती है, फिजिकल, सेक्सुअल, साइकोलॉजिकल एब्यूज होता है, इंसेस्ट होता है, इसमें चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन होती है और पोर्नोग्राफी। ये जो है वो गर्लहुड फेज में होता है। उसके बाद अगला फेज है एडोलसेंस एंड एडल्टहुड। इसमें डेटिंग एंड कोर्टशिप वायलेंस होती है, फॉर एग्जांपल एसिड थ्रोइंग एंड डेट रेप। इकोनॉमिकली कोअर्स्ड सेक्स, यानी स्कूल गर्ल्स हैविंग सेक्स विद शुगर डैडीज in turn for school fees. उसके बाद है incest, sexual abuse in the workplace, rape, sexual harassment, forced prostitution and pornography, trafficking in women, partner violence, marital rape, dowry abuse and murder, partner homicide, psychological abuse, abuse of women with disabilities, forced pregnancy। ये जो है basically एडोलसेंस और एडल्टहुड पे उसको जो है फेस करनी पड़ते हैं। उसके बाद है एल्डरली फेज। इसमें क्या होता है कि फोर्स्ड सुसाइड और होमिसाइड ऑफ विडोज फॉर इकोनॉमिक रीजंस, सेक्सुअल, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एब्यूज होता है इसमें। अब इसके बाद डिफाइनिंग जेंडर बेस्ड वायलेंस में, ये जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है ये एक पेंडेमिक है, जैसे कॉफी एनन ने भी कहा था कि इट्स एन पेंडेमिक। तो इसमें 35% ऑफ वुमेन वर्ल्ड वाइड जो है वो एक्सपीरियंस करती हैं आइदर फिजिकल या सेक्सुअल इंटीमेट पार्टनर वायलेंस और नॉन पार्टनर सेक्सुअल वायलेंस। यानी कि 35% ऑफ वर्ल्ड वाइड वुमेन जो है इस वायलेंस को एक्सपीरियंस करती हैं। Globally, 7% of women have been sexually assaulted by someone other than a partner। यानी कि 7% जो दुनिया की वुमेन है वो सेक्सुअली असॉल्ट होती हैं, और उनको जो ये असॉल्ट किया जाता है वो उनका पार्टनर नहीं बल्कि कोई और उनको सेक्सुअली असॉल्ट करता है। उसके बाद है ग्लोबली एज मैनी एज 38% ऑफ मर्डर ऑफ वुमेन आर कमिटेड बाय एन इंटीमेट पार्टनर। यानी कि 38% जो वुमेन का मर्डर है वो इंटीमेट पार्टनर के तहत किया जाता है या वो करते हैं। 200 मिलियन वुमेन हैव एक्सपीरियंस्ड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। यानी कि तकरीबन 200 मिलियन वुमेन जो है वो फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन जो है वो एक्सपीरियंस कर चुकी हैं। अब दूसरे नंबर पे आती हैं थ्योरीज ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। अब ये जो थ्योरीज हैं बेसिकली ये माइक्रो ओरिएंटेड है, इंडिविजुअल थ्योरीज हैं, या फिर आप इनको डायरेक्ट वायलेंस थ्योरीज भी कह सकते हैं। ये है सोशल लर्निंग थ्योरी, पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड साइकोपैथोलॉजी, बायोलॉजिकल थ्योरी, एक्सचेंज थ्योरी, रिसोर्स थ्योरी। अब हम इनको वन बाय वन डील करते हैं। सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी में ये होता है कि इंसान जो है वो बेसिकली मुआशरे को देख करके सीखता है कि मुआशरे में औरत के साथ किस तरह बिहेव किया जा रहा है, फिर वो उनको अडॉप्ट करता है और फिर वो अपने जब उसकी मैच्योर एज आ जाती है तो फिर वो उसको यूज करता है। और ये लर्न हेल्पलेसनेस होती है, इसमें सर्वाइवरशिप होता है। पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड साइकोपैथोलॉजी। इंडिविजुअल्स हु यूज वायलेंस अगेंस्ट वुमेन हैव सम सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर। यानी कि जो लोग फिजिकली वायलेंस करते हैं वुमेन पे, उनको साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर होता है। वो जो है ना उस डिसऑर्डर के चक्कर में जो है ना फिर वायलेंस करते हैं, डायरेक्ट वायलेंस करते हैं। उसके बाद है बायोलॉजिकल थ्योरी। इट सजेस्ट दैट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। Rape can be viewed as an extreme response to the natural selection pressure on men to reproduce, combined with attempts by females to control the identity of their partner। यानी कि ये जो है बायोलॉजिकल सिलेक्शन है और इसके जरिए अपने पार्टनर को कंट्रोल किया जाता है। बायोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स भी इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। चाइल्डहुड अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर्स एंड हेड इंजरीज एज रिस्क फैक्टर्स। एलिमिनेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑफेंडर। ऑफेंडर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एलिमिनेट हो जाती है इसके थ्रू। एक्सचेंज थ्योरी। Individuals engage in behavior either to earn a reward or to escape punishment
punishment. Violence is means by which individuals or group can maintain or advance their interest. यानी कि वायलेंस के जरिए अपने जो इंटरेस्ट है वो गेन किए जाते हैं. रिसोर्स थ्योरी. वायलेंस अकर्स इन फैमिली इन ऑर्डर टू मेंटेन पावर. ताकि पावर को मेंटेन किया जाए इसीलिए फैमिली में वायलेंस यूज होता है. पॉजिट्स दैट द डिसीजन मेकिंग पावर विद इन अ गिवन फैमिली डिराइव्स from the value of the resources that each person brings to the relationship. यानी कि हर शख्स जो है वो resources build करता है फैमिली के लिए. This may indicate resources such as financial, social and organizational. वो financial resources भी हो सकते हैं, social भी, organizational भी. उसके बाद अब इनडायरेक्ट वायलेंस थ्योरी, इनको कल्चरल थ्योरी भी कहते हैं, ये मैक्रो थ्योरीज भी होती हैं. ये थ्योरी है फेमिनिस्ट थ्योरी, फैमिली वायलेंस पर्सपेक्टिव, सब कल्चर ऑफ वायलेंस, कल्चरल एक्सेप्टेंस ऑफ वायलेंस एंड स्ट्रेस. अब इसमें फेमिनिस्ट थ्योरी. वायलेंस अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ मेल डोमिनेंट स्ट्रक्चर. क्योंकि मेल डोमिनेंट स्ट्रक्चर है इसीलिए वायलेंस होता है. मेल डोमिनेंट में पेट्रियार्की होती है, जेंडर रोल्स जो है वो डिफरेंट होते हैं. मेल का डोमिनेंट रोल होता है. डज नॉट अकाउंट फॉर वायलेंस बाय वुमेन इन बोथ. यानी कि इसमें कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होती अगर आप कोई वायलेंस हो भी रहा है तो. हेट्रोसेक्सुअल और लेस्बियन रिलेशनशिप का भी इसमें जो है वो रोल प्ले करते हैं. फैमिली वायलेंस पर्सपेक्टिव. वायलेंस अफेक्ट्स ऑल फैमिली रिलेशनशिप एंड द ओरिजिन ऑफ द प्रॉब्लम इज इन द नेचर ऑफ द फैमिली स्ट्रक्चर. अगर किसी की फैमिली में वायलेंस हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी जो अगली जनरेशन है वो भी उस वायलेंस को प्रमोट करेगी. उसके बाद है सब कल्चर ऑफ वायलेंस. Certain group in society may be more likely than other groups to accept the use of violence in a specific situation. कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो वायलेंस को एक्सेप्ट करते हैं और फिर उनमें वायलेंस को बुरा नहीं माना जाता. उसके बाद है कल्चरल एक्सेप्टेंस ऑफ वायलेंस. कल्चरल अप्रूवल ऑफ वायलेंस इन सर्टेन एरियाज ऑफ लाइफ सच एज इन movies and sporting events may spill over into the other areas of interpersonal interactions and contribute to the use of violence against women. यानी कि कुछ कल्चर जो होती हैं वो वायलेंस को एक्सेप्ट कर लेती हैं. कैसे? अब किसी कल्चर में कोई ऐसी मूवीज बन रही हैं या मूवीज देखी जा रही हैं जिनमें वायलेंस है या कोई ऐसा स्पोर्ट जो कि वायलेंस को सपोर्ट कर रहा है, जिस तरह बॉक्सिंग या रेसलिंग वगैरह है, तो उसमें जो है ना फिर ये चीज जो है सोसाइटी में डेवलप होती है. स्ट्रेस. अगली थ्योरी है स्ट्रेस. स्ट्रेस इज अ सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर फॉर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन. यानी कि बंदा स्ट्रेस में आकर के भी वायलेंस कर सकता है. उसके बाद है टाइप्स ऑफ वायलेंस. टाइप्स ऑफ वायलेंस बेसिकली यहाँ पर सिलेबस में जो है वो दो तरह के पूछे गए हैं डायरेक्ट और स्ट्रक्चरल. जबकि ये जिसने इसको जो है वो कैटेगराइज किया है गैल्टन, उसने जो है वो 3 टाइप की जो है ना टाइप्स जो है वो वायलेंस सजेस्ट की हैं. गैल्टन सजेस्ट दैट the 3 type of violence can be represented by the 3 corners of violence triangle. अब ये 3 तरह के जो है ना वायलेंस होते हैं. एक स्ट्रक्चरल वायलेंस, दूसरा है डायरेक्ट वायलेंस, तीसरा है कल्चरल वायलेंस, जो कि इस ट्रायंगल में दिखाया गया है. तो ये जो है ना मिल करके वायलेंस को कैटेगराइज करते हैं. इन हिज पेपर, यानी कि गैल्टन ने अपने पेपर में वायलेंस पीस एंड पीस रिसर्च, ये उसके पेपर का नाम था. गैल्टन मेड हिज हाईली सिग्निफिकेंट एंड वाइडली एक्सेप्टेड डिस्टिंक्शन बिटवीन द 2 फंडामेंटल टाइप्स ऑफ वायलेंस. 2 फंडामेंटल टाइप कौन से हैं? डायरेक्ट या और स्ट्रक्चरल. डायरेक्ट को पर्सनल भी कहते हैं और इनडायरेक्ट को स्ट्रक्चरल को इनडायरेक्ट वायलेंस भी कहते हैं. वो लिखता है कि वी शैल रिफर टू द टाइप ऑफ वायलेंस वेयर देयर इज एन एक्टर दैट कमिट्स द वायलेंस एज पर्सनल और डायरेक्ट. यानी कि कोई ऐसा वायलेंस जिसमें कोई एक्टर रोल प्ले कर रहा है तो वो पर्सनल और डायरेक्ट वायलेंस है. एंड टू वायलेंस वेयर देयर इज नो सच एक्टर, अगर कोई ऐसा वायलेंस जिसमें कोई एक्टर इन्वॉल्व नहीं है तो वो एक स्ट्रक्चरल और इनडायरेक्ट वायलेंस है. इन बोथ केसेस इंडिविजुअल्स मे बी किल्ड और म्यूटिलेटेड, हिट और हर्ट इन बोथ सेंसेस ऑफ दीज वर्ड्स.
physical, psychological, and manipulated by means of stick or carrot strategies. But whereas in the first case, अब both cases में एक इंडिविजुअल जो है वो मारा जा सकता है, म्यूटिलेटेड किया जा सकता है, हिट किया जा सकता है, हर्ट किया जा सकता है साइकोलॉजिकली, फिजिकली, या फिर उसको किसी भी तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है, या वो कैरेट के जरिए हो या स्टिक के जरिए हो। कहता है कि इन दोनों जरियों में से जो फर्स्ट केस है, these consequences can be traced back to concrete person as actors. In the second case, it is no longer meaningful. यानी कि जो पहला है, यानी कि किल करना या म्यूटिलेट करना या हिट करना या हर्ट करना, ये जो है बेसिकली इसके लिए एक एक्टर रोल प्ले करता है, जबकि मैनिपुलेशन करने के लिए किसी एक्टर का होना जरूरी नहीं है। There by not be any person who directly harms another in the structure, यानी कि किसी भी स्ट्रक्चर में कोई भी एक शख्स डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। The violence is built into the structure and shows up as unequal power and consequently as unequal life chances. यानी कि क्या होता है कि inequality मुआशरे में फैल जाती है, unequal powers होती हैं, फिर उससे क्या होता है कि मुआशरे में वायलेंस फैलता है। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चरल वायलेंस होता है। अब इनको अगर हम मजीद देखें, द मोस्ट ऑब्वियस टाइप इज डायरेक्ट या पर्सनल वायलेंस। Everything from threats and psychological abuse to rape, murder, war, genocide, ये चारों जो क्राइम हैं ये बेसिकली डायरेक्ट वायलेंस से ताल्लुक रखते हैं। इनको पर्सनल वायलेंस भी कहते हैं, बिकॉज द परपिट्रेटर्स आर ह्यूमन बींग्स, यानी कि जो वायलेंस करने वाले हैं वो ह्यूमन बींग्स हैं। जबकि सेकेंड टाइप यानी कि स्ट्रक्चरल वायलेंस इज लेस ऑब्वियस, ये इतना ऑब्वियस नहीं है, दो इट कैन बी एज डेडली और डेडलियर देन डायरेक्ट वायलेंस। Typically, no particular person or persons can be held directly responsible as the cause behind structural violence. Here, violence is an integral part of the very structure of human organization. इसमें जो violence है वो basically organization के तहत एक central organization के तहत violence जो है वो किया जाता है। वो socially violence भी हो सकता है, politically हो सकता है और economic हो सकता है। Structural violence is usually invisible. अब इसमें structural violence जो है वो invisible है, not because it is rare or concealed, but because it is so ordinary and unremarkable that it tends not to stand out. यानी कि ये इतना ordinary और इतना unremarkable होता है कि इसको जो है ना वाज़ेह नहीं किया जा सकता। Such violence fails to catch our attention to the extent that we accept its presence as a normal and even natural part of how we see the world. यानी कि ये जो वायलेंस है, इस तरह का वायलेंस, वो बेसिकली हमारी अटेंशन को कैच नहीं कर पाता, तो इसलिए जो है ना हम मतलब इसको वायलेंस नहीं समझते, ये नॉर्मल या नेचुरल पार्ट समझा जाता है। जिस तरह हम एक दुनिया को देख रहे होते हैं, बस ये वैसे ही हमें एक नॉर्मल रूटीन चीज ही लग रही होती है, हालांकि ये एक वायलेंस होता है और ये बाद में जाकर के जो है ना इसके रिजल्ट्स निकलते हैं। अब जो तीसरी कैटेगरी है वो है कल्चरल वायलेंस। बाय कल्चरल वायलेंस वी मीन those aspects of culture, the symbolic spheres of our existence that can be used to justify or legitimize direct or structural violence. तो कल्चरल वायलेंस बेसिकली जो है ना वो जो वायलेंस है उसको लेजिटिमाइज करता है, उसको यानी कि जो आपका स्ट्रक्चरल जो डायरेक्ट वायलेंस होता है उसको लेजिटिमाइज करता है। Cultural violence makes direct and structural violence look even feel right, at least not wrong. यानी कि ये कल्चरल वायलेंस ये है कि अगर कोई वायलेंस हो रहा है तो उसको ये गलत साबित नहीं करता, उसको ये जो है ना मतलब कहता है कि ये ठीक है, चलने दो, हो रहा है होने दो इसको। One way cultural violence works is by changing the moral color of an act from red wrong to green right or at least to yellow acceptable. An example being murder on behalf of the country as right, on behalf of oneself wrong. यानी कि अगर किसी के कंट्री के बिहाफ पे कोई मर्डर हो रहा है तो उसको सही कंसीडर किया जा रहा है, अगर ऑन बिहाफ ऑफ वन-सेल्फ रॉन्ग किसी के साथ गलत करने पर मर्डर हो रहा है तो ये सही माना जा रहा है। तो ये बेसिकली क्या कर रही है कि कल्चर सपोर्ट कर रही है वायलेंस को, उसको बुराई नहीं मान रही। जिस तरह पाकिस्तान में इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है ऑनर किलिंग के लिहाज से,
अब जो ऑनर किलिंग है वो यहाँ पर एक वायलेंस तो है, लेकिन ये कल्चरल वायलेंस का भी पार्ट है। अब कल्चरल वायलेंस यानी कि ये कुछ कल्चर्स ऐसी हैं जो कि इस चीज को बुरा ही नहीं समझती। अनदर वे इज मेकिंग रियलिटी ओपेक, मतलब कल्चरल वे क्या करती है कि कल्चरल वायलेंस क्या करता है, जो रियलिटी है उसको ओपेक बना देता है, सो दैट वी डू नॉट सी द वायलेंट एक्ट और फैक्ट और एटलीस्ट नॉट एज वायलेंट, यानी कि वो उसको वायलेंट बनाता ही नहीं, वायलेंट समझता ही नहीं किसी वायलेंस को, तो उसको कल्चरल वायलेंस कहते हैं। अब कुछ माइलस्टोन्स हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन किए गए हैं। सबसे पहले नंबर पे है 1979 पे सीडो, जो कि रिकॉग्नाइज करता है वायलेंस एज अ पार्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इन रिकमेंडेशन 12 एंड 19। इन दोनों रिकमेंडेशन में क्या करता है कि ये रिकॉग्नाइज करता है वायलेंस को एज अ पार्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। उसके बाद द 1993 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट। अब इस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, ये रिकॉग्नाइज किया जाता है कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जो है ये एक वायलेंस अगेंस्ट ह्यूमन राइट है, यानी कि वुमेन राइट के खिलाफ, वुमेन के खिलाफ वायलेंस का मतलब ह्यूमन राइट्स को हर्ट करना है। और इसने जो है ना फिर फॉलोइंग डिक्लेरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प की। उसके बाद 1993 में एक और यूएन डिक्लेरेशन की गई ऑन द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ये पहला इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट था जिसने एक्सप्लिसिटली डिफाइन किया और एड्रेस किया वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को। This document specifically referred to the historically forever present nature of gender inequalities in understanding the violence against women. This declaration, as well as the World Conference of the same year, is often viewed as turning point. ये turning point यानी कि उसी साल क्या हुआ कि वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट भी हुई और फिर जो है डिक्लेरेशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन भी हुआ। तो ये दोनों क्या हुआ, एक ही साल में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुए, एट विच द कंसिडरेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन बाय इंटरनेशनल कम्युनिटी बिगेन टू बी टेकन मच मोर सीरियसली एंड आफ्टर विच मोर कंट्रीज मोबिलाइज्ड अराउंड दिस प्रॉब्लम। उसके बाद क्या हुआ, 1994 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, इसने क्या किया कि लिंकिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स, यानी कि जो हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और उसके जो राइट्स है उससे इनको लिंक कर दिया। एंड आल्सो प्रोवाइडिंग रिकमेंडेशन टू गवर्नमेंट्स on how to prevent and respond to violence against women and girls। और उसके बाद इसने क्या किया, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट ने गवर्नमेंट्स को रिकमेंडेशन भी दी कि आप किस तरह वायलेंस को रिस्पॉन्ड करें और फिर किस तरह जो है ना आप यानी कि फ्रूटफुल स्टेप्स उठाएं। उसके बाद 1996 में क्या हुआ, WHA वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने डिक्लेयर किया वायलेंस अ मेजर पब्लिक हेल्थ इशू। ये एक मेजर पब्लिक हेल्थ इशू इसको डिक्लेयर किया गया एंड इंक्लूडेड इन द सब टाइप्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड वर intimate partner violence and sexual violence, two kind of violence often perpetrated as violence against women. This was followed by a WHO report in 2002। फिर इसको जो है 2002 में फॉलो किया गया, वो आगे हमने जो है डिस्कस भी किया है। The UN also created the trust fund to support actions to eliminate violence against women। तो फिर इसमें क्या हुआ कि एक ट्रस्ट बनाया गया जो कि फंड कलेक्ट करेगा वो वायलेंस को एलिमिनेट कराने के लिए। In 1999 the UN adopted optional protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women and designated 25 November as the International Day for Elimination of Violence Against Women। 25 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन करार दिया गया। ये 2002 जिस तरह हमने पीछे पढ़ा कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली फिर जो है इसी की जो है मजीद एलेबोरेशन है। एज अ फॉलो अप ऑफ WHA वर्ल्ड हेल्थ असेंबली डिक्लेरेशन इन 1996 ऑफ वायलेंस एज मेजर पब्लिक हेल्थ इशू, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश्ड द फर्स्ट वर्ल्ड रिपोर्ट on violence
एंड हेल्थ। तो WHO ने पहली वर्ल्ड रिपोर्ट पब्लिश की वायलेंस और हेल्थ पे, which addressed many types of violence and their effect on public health, including form of violence। उसके अलावा इसने फॉर्म ऑफ वायलेंस भी बताए जो कि वुमेन को स्ट्रांगली जो है वो हर्ट कर रहे थे। The report specifically noted the sharp rise in civil society organizations and activities directed at responding to gender-based violence against women from the 1970s to 1990s। तो ये जो है चीजें उसमें हाईलाइट की गई कि किस तरह जेंडर बेस्ड वायलेंस किया गया और फिर उनको किस तरह जो है वो सपोर्ट किस तरह किया गया, कौन सी एक्टिविटीज इनके बारे में की गई। फिर उसके बाद इन 2004 द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश की इट्स मल्टी कंट्री स्टडी ऑन वुमेन्स हेल्थ एंड डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, अ स्टडी ऑफ वुमेन्स हेल्थ एंड डोमेस्टिक वायलेंस बाय सर्वेइंग ओवर 24,000 वुमेन इन 10 कंट्रीज। तो इन पर सर्वे किया गया, एक रिपोर्ट पब्लिश हुई मल्टी कंट्री स्टडी ऑन वुमेन्स हेल्थ एंड डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के नाम से। तो ये बेसिकली इसमें डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर सर्वे किया गया। तकरीबन 24,000 वुमेन उसमें शामिल थी और 10 कंट्रीज से ये डेटा लिया गया, विच असेस्ड द प्रिवेलेंस एंड एक्सटेंट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, पर्टिकुलरली वायलेंस बाय इंटीमेट पार्टनर्स एंड लिंक दिस with health outcomes to women, as well as documenting strategies and services that women use to cope with intimate partner violence। उसके बाद 2006 में UN Secretary General in-depth study on all forms of violence against women, the first comprehensive international document on the issue। ये जो in-depth study on all form of violence against women था 2006 में यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल्स ने जो है ये पब्लिश किया। तो ये पहला जो है ना एक डॉक्यूमेंट था इस इशू से रिलेटेड। उसके बाद 2011 में काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन हुई ऑन प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बैटिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस, व्हिच इज सेकंड रीजनल लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट ऑन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। इन 2013 द UN Commission on the Status of Women adopted by consensus agreed conclusions on elimination and prevention of all forms of violence against women and girls। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट था? ये जो यूनाइटेड नेशंस की जो कमीशन थी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, बेसिकली ये अग्रीड किया गया था। इसके जो कंक्लूजन थे, इससे पहले कोई भी ऐसा अग्रीमेंट नहीं था जो कि इतना जो है ना वो जिसके कंक्लूजन जो है वो सारों ने अग्री किए हों। तो ये जो है ना इसकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उसके बाद also in 2013 the UN General Assembly passed its first resolution calling for the protection of defenders of women human rights। तो वुमेन राइट्स के जो डिफेंडर्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए भी रेजोल्यूशन पास किया गया। द रेजोल्यूशन अर्जेस स्टेट्स, यानी कि ये स्टेट्स को रिकमेंड करता है to put in place gender specific laws and policies for the protection of women's human rights defenders and to ensure that defenders themselves are involved in the design and implementation of these measures। यानी कि डिफेंडर्स यानी कि जो उनको डिफेंड कर रहे हैं उनको भी प्रोटेक्शन दिया जाए। and calls on states to protect women's human rights defenders from reprisal for cooperating with the UN and to ensure their unhindered access and communication with international human rights bodies and mechanisms। और फिर उनको जो है ना सपोर्ट भी की जाए कि वो इंटरनेशनल लेवल पर अपने जो काम है उसको सही तरीके से सरंजाम दे सके। तो ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का रेजोल्यूशन ये भी 2013 में ही था। उसके बाद अब लास्ट में हम देखते हैं स्ट्रेटजीज टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। अब इसको मैंने इसलिए एलेबोरेट नहीं किया क्योंकि ये खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले इन्वेस्टिंग इन जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट। सबसे पहले तो इन्वेस्ट किया जाए जेंडर इक्वालिटी पे और वुमेन एम्पावरमेंट पे। उसके अलावा इंश्योर कराया जाए कि तमाम ह्यूमन राइट और फंडामेंटल फ्रीडम्स जो है वो औरतों को मिले। उसके बाद इंश्योर करें कि वुमेन को उनके राइट्स जो है वो पता हो। उसके बाद इंप्रूव करें जो गर्ल्स हैं उनकी एक्सेस, क्वालिटी और सेल्फ एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन हो और सेल्फ एजुकेशन। उसके बाद इंक्रीजिंग वुमेन्स एक्सेस टू
एंड कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक रिसोर्सेज, यानी कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज तक वुमेन को रसाई दी जाए। उसके बाद है प्रमोटिंग अ क्रिटिकल मैस ऑफ वुमेन। उसके बाद है वुमेन इन डिसीजन मेकिंग पोजीशंस, वुमेन क्या करे डिसीजन मेकिंग पोजीशन पर आए। उसके बाद एड्रेसिंग द सोशो कल्चरल नॉर्म्स एंड एटीट्यूड्स, जो सोशो कल्चरल नॉर्म्स और एटीट्यूड्स हैं उनको एड्रेस किया जाए, एजुकेशन दी जाए। रोल ऑफ एनजीओज, एनजीओज का रोल प्ले किया जाए। रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं। उसके बाद एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन शामिल होती है मीडिया की। उसके बाद एंड पे है रोल ऑफ रिलीजियस लीडर्स, यानी कि लीडर्स को अपना की रोल प्ले करके जो है ना वो सिचुएशन को तब्दील करने में कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए। थैंक यू, आई होप आपको कुछ सीखने को मिला।